हमारी किचन में रखा गैस सिलेंडर और मिडिल ईस्ट के समुद्र का एक 39 किलोमीटर संकरा रास्ता। सुनने में इन दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन जरा सोच के देखिए कि अगर उस समुद्री रास्ते पे सिर्फ एक हफ्ते के लिए जहाजों की आवाजाही रुक जाए, और शायद अगले महीने हमारे घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। और यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे डरावना और दिलचस्प पहलू है। हम जिस दुनिया को पूरी तरह डिजिटल, हाईटेक और क्लाउड पर आधारित मानते हैं, वो असल में पानी के कुछ बेहद संकरे और सदियों पुराने रास्तों पर टिकी हुई है। राइट। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी अदृश्य खतरे को डिकोड कर रहे हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी यूपीएससी की कुछ बेहद विस्तृत नोट्स मौजूद हैं। हाँ, और इन दस्तावेजों का विषय है स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट्स और भारत के सुरक्षा दांव। बिल्कुल। और यहाँ हमारा मकसद किसी राजनीतिक या वैचारिक बहस में पड़ना नहीं है। हम सिर्फ तथ्यों और रिसर्च के आधार पर ये समझेंगे कि समुद्र के ये चंद रास्ते इतने अहम क्यों हैं और कैसे ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये चोक पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का कोई खुफिया मिशन हो, लेकिन असलियत में भूगोल के नजरिए से ये आखिर हैं क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो चोक पॉइंट समुद्र के वे बेहद संकरे रास्ते हैं, चाहे वे प्राकृतिक जल डमरू मध्य हों, जिन्हें हम स्ट्रेट्स कहते हैं, या फिर इंसानों द्वारा बनाई गई नहरें। अच्छा। ये बड़े बड़े मालवाहक जहाजों के लिए शॉर्टकट का काम करते हैं। ये रास्ते दुनिया के अलग अलग महासागरों को जोड़ते हैं। इनका सबसे बड़ा रणनीतिक मूल्य ये है कि ये ग्लोबल शिपिंग के समय और खर्च को भारी मात्रा में कम कर देते हैं। तो मतलब क्या हम इन चोक पॉइंट्स को ग्लोबल इकोनॉमी की धमनियां या आर्टरीज की तरह देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। मतलब अगर इंसानी शरीर के किसी एक हिस्से की नस दब जाए तो सिर्फ उस हिस्से में दर्द नहीं होता, बल्कि पूरे शरीर का ब्लड प्रेशर बिगड़ जाता है। उसी तरह मलक्का या हॉर्मोज में रुकावट का मतलब है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक साथ हार्ट अटैक आना। ये उपमा एकदम सटीक है। या फिर इसे एक बड़े शहर के उस इकलौते पुल या हाईवे टोल बूथ की तरह समझ लीजिए, जहां अगर एक गाड़ी भी खराब हो जाए तो पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बिल्कुल, और सबको कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये समुद्री शॉर्टकट्स कोई छोटी मोटी सुविधाएं नहीं है जिनके बिना काम चलाया जा सके। मतलब ये बहुत जरूरी है। जी। स्वेज नहर का ही उदाहरण ले लीजिए। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली इस मिस्र की कृत्रिम नहर से अगर जहाज ना गुजरें तो उन्हें पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से एशिया आना पड़ेगा। बाप रे। इसका सीधा मतलब है समुद्र में 7000 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करना। 7000 किलोमीटर मतलब कम से कम 10 से 15 दिन का अतिरिक्त सफर। उस विशालकाय जहाज का ईंधन, क्रू का खर्च और बीमा, ये सब तो किसी भी कंपनी का पूरा बजट बिगाड़ देगा। एकदम सही। और इसीलिए दुनिया का 12% से ज्यादा व्यापार सिर्फ स्वेज नहर से होता है। इसी तरह अगर हम एशिया की तरफ आएं तो दूसरा सबसे अहम चोक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट। हाँ। ये मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच स्थित है और हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ओके। दुनिया भर का 30% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े औद्योगिक देशों की तो 80% तेल की आपूर्ति इसी एक संकरे रास्ते पर निर्भर है। 80%? मतलब अगर मलक्का स्ट्रेट किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो इन देशों की विशाल फैक्ट्रियां और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह ठप पड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और ऐसा ही कुछ हाल हॉर्मुज स्ट्रेट का है, जो ओमान और ईरान के बीच स्थित है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। राइट। दुनिया भर के तेल और एलएनजी का 25% हिस्सा यहीं से गुजरता है। फिर बाबल मंडेब है, जो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। और अगर पश्चिम की तरफ जाएं तो पनामा नहर है, जो अटलांटिक को प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये अमेरिका के व्यापार के लिए रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ये सारी बातें नक्शे पर बहुत दूर की लगती हैं। मलक्का, होर्मुज या बाबल मंडेब। मैं ये सोच रही थी कि अगर 25% तेल होर्मुज से गुजर रहा है और वहां कोई ब्लॉक लग जाए तो उसका पहला और सबसे जोरदार झटका किसे लगेगा? उसका सबसे पहला और सीधा झटका भारत को लगेगा। हमारी अर्थव्यवस्था इन रास्तों पर इस हद तक निर्भर है जिसकी आमतौर पर कल्पना भी नहीं की जा सकती। रुको, हमारी तटरेखा, मेरा मतलब है कोस्ट लाइन, 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। हमारे पास इतने सारे बड़े बंदरगाह हैं, 3 तरफ से समुद्र है, फिर भी हम इतने असुरक्षित कैसे हो सकते हैं कि किसी छोटे से स्ट्रेट के बंद होने से हमारी अर्थव्यवस्था हिल जाए?
देखिए, लंबी तटरेखा होने का मतलब सिर्फ यह है कि आपके पास जहाज खड़े करने की जगह है। लेकिन उन जहाजों में जो सामान आ रहा है, उसका स्रोत क्या है? संसाधन वहीं से आएंगे जहां उनका उत्पादन होता है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। दस्तावेजों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 तक भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता 88.5% तक पहुंचने का अनुमान है। लगभग 90% तेल हम बाहर से मंगा रहे हैं। हाँ, और इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आयात का 50% कच्चा तेल और लगभग 90% एलपीजी अकेले हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। ओ माय गॉड, 90% एलपीजी। जी, ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हॉर्मुज में कोई भी रुकावट आती है तो हमारे घरेलू बाजार में सीधे ईंधन की भारी कमी हो जाएगी। मतलब जिन एलपीजी सिलेंडरों पर हमारे घरों का खाना बनता है, उनका 90% हिस्सा उसी 39 किलोमीटर चौड़े रास्ते से होकर आ रहा है। बिल्कुल, ये सच में हैरान करने वाला है। लेकिन दस्तावेजों में एक और चीज ने मेरा ध्यान खींचा। इसमें खाद्य सुरक्षा की भी बात की गई है। मतलब तेल और खेती का ये कनेक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हम पेट्रोल तो खेतों में नहीं डालते, फिर समुद्री रास्ते बंद होने से खाद्य सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ जाती है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एक ऐसा पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। खेती के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बीज और पानी। वो तो है ही, लेकिन उसके साथ समय पर मिलने वाला उर्वरक यानी फर्टिलाइजर भी बहुत जरूरी है। भारत अपने खेतों के लिए 75% यूरिया खाड़ी देशों से आयात करता है। अच्छा, 75%? हाँ, इसके अलावा डीएपी का भी भारी आयात वहीं से होता है। अगर हॉर्मुज या बाबल मंडेब जैसे रास्ते रुकते हैं तो फर्टिलाइजर से लदे जहाज भारत नहीं पहुंच पाएंगे। ओहो, अब समझ में आया। मतलब कृषि में समय का बहुत महत्व होता है। किसानों को बुआई के समय पर खाद चाहिए होती है। बिल्कुल, अगर जहाज 15 दिन लेट हो गया तो बुआई का मौसम ही निकल जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। खाद ना मिलने का सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ेगा। फसल कम होगी तो मंडियों में अनाज से लेकर सब्जियों तक के दाम आसमान छूने लगेंगे। राइट। और इसे ही अर्थशास्त्र में कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। जब दूर देश में कोई समुद्री रास्ता बंद होता है तो सप्लाई कम हो जाती है, लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ जाता है और आखिर में वो सारा बोझ एक आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम समुद्री रास्तों पर मंडराने वाले खतरों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा कोई नौसैनिक नाकाबंदी, समुद्री लुटेरे या दो देशों का युद्ध आता है। लेकिन इन नोट्स में जो खतरे गिनाए गए हैं वो सिर्फ मिलिट्री वाले नहीं है। इसमें मलक्का डिलेमा से लेकर पनामा नहर के सूखे तक का जिक्र है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो हमें समझ आएगा कि भू राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी ढांचे की कमजोरी, ये दोनों मिलकर इन रास्तों को नाजुक बना रहे हैं। सबसे पहले मलक्का दुविधा यानी मलक्का डिलेमा को समझते हैं। हाँ, ये क्या? देखिए, चीन की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसका ज्यादातर व्यापार इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है। चीन को हमेशा ये डर सताता है कि युद्ध या तनाव की स्थिति में कोई विरोधी देश मलक्का स्ट्रेट पर नाकाबंदी कर सकता है। अच्छा। जिससे चीन की एनर्जी सप्लाई पूरी तरह कट जाएगी। और यहीं पर भारत का पलड़ा भारी हो जाता है ना, क्योंकि हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ठीक मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है। मैंने पढ़ा था कि एक तरह से ये द्वीप हमारे लिए समुद्र के बीचों बीच एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक बढ़त है। अंडमान और निकोबार की लोकेशन भारत को उस पूरे क्षेत्र पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उसे कंट्रोल करने की ताकत देती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ खतरे ऐसे हैं जो किसी एक देश की नौसेना के नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण के लिए पश्चिम एशिया में चल रहे हालिया तनाव और लाल सागर में हूती हमले। हाँ, एक सेकंड, यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि हम इन दस्तावेजों में दी गई इन भू राजनीतिक घटनाओं और संघर्षों को केवल तटस्थ रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा उद्देश्य किसी भी देश, गुट या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ ये डिकोड कर रहे हैं कि इन घटनाओं का वैश्विक व्यापार की सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ता है। ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब लाल सागर जैसे अहम व्यापारिक मार्ग पर व्यापारिक जहाजों पर हमले होते हैं तो सबसे पहला असर इंश्योरेंस मार्केट पर पड़ता है। समुद्री बीमा कंपनियां जोखिम वाले इलाकों से गुजरने वाले जहाजों का वॉर रिस्क प्रीमियम रातों रात कई गुना बढ़ा देती हैं। बाप रे। या फिर वो बीमा कवर देने से ही मना कर देती हैं। अब बिना बीमा के तो कोई भी कंपनी अपना अरबों डॉलर का माल खतरे में नहीं डालेगी।
तो इसका नतीजा ये होता होगा कि शिपिंग कंपनियों को मजबूरन लाल सागर का वो छोटा रास्ता छोड़कर वापस पूरे अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। एकदम सही। मतलब वही 7,000 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर, ज्यादा ईंधन और अंततः हर चीज की बढ़ती कीमत। हाँ, लेकिन खतरा सिर्फ मिसाइलों या इंसानी संघर्षों से नहीं है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन अब एक बहुत बड़ा जोखिम बन चुके हैं। आपने पनामा नहर के सूखे का जिक्र किया था। हाँ, वो मुझे काफी अजीब लगा। देखिए, पनामा नहर कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है जहां समुद्र का पानी अपने आप बहता है। यह नहर मीठे पानी की झीलों पर निर्भर है। इसमें एक जटिल लॉक सिस्टम है जो बारिश के पानी का इस्तेमाल करके जहाजों को ऊपर उठाता है और फिर नीचे उतारता है। वेट, मतलब अगर बारिश नहीं हुई तो नहर काम ही नहीं करेगी? एकदम सही। हाल ही में पड़े गंभीर सूखे के कारण वहां मीठे पानी का स्तर इतना गिर गया कि नहर प्रशासन को जहाजों की आवाजाही को बहुत सीमित करना पड़ा। अच्छा। जो जहाज पहले आसानी से गुजर जाते थे, उन्हें हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा या अपना माल कम करना पड़ा ताकि जहाज पानी में ज्यादा ना डूबे। ये तो बहुत ही अजीब विडंबना है कि आज हमारे पास जीपीएस है, एआई है, विशालकाय आधुनिक जहाज हैं, लेकिन हम बारिश न होने की वजह से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और 2021 में सुएज नहर में जो एवर गिवन नाम का जहाज फंसा था, उसने तो सारी हदें ही पार कर दी थी। सिर्फ एक तेज हवा के झोंके से वो विशालकाय जहाज तिरछा हुआ, नहर में फंस गया और कई दिनों तक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पूरी तरह ठप हो गया। हाँ, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। उन घटनाओं ने साबित कर दिया कि हमारी अरबों डॉलर की हाइपर ग्लोबलाइज्ड अर्थव्यवस्था कुछ भौतिक रास्तों पर कितनी गहराई से निर्भर है। एक जहाज के फंसने से दुनिया भर में माइक्रोचिप से लेकर टॉयलेट पेपर तक की सप्लाई रुक गई थी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर ये रास्ते इतने ही नाजुक हैं और कभी भी बंद हो सकते हैं, तो क्या भारत बस हाथ पर हाथ धरे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दस्तावेजों में भारत की एक मल्टी प्रोंग्ड रिस्पॉन्स यानी बहुआयामी रणनीति का जिक्र है। इसमें एक बड़ा नाम है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या हम स्वेज नहर को पूरी तरह बाईपास कर सकते हैं? IMEC इसी दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है। ये जहाजों और रेलवे लाइनों का एक मिला-जुला नेटवर्क होगा जो भारत के पश्चिमी तट से शुरू होकर UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल होते हुए सीधे यूरोप तक जाएगा। इसका मकसद ही लाल सागर और स्वेज नहर की निर्भरता को कम करना है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मेरा मतलब है, समंदर में तो एक जहाज सामान लाद कर सीधा निकल जाता है, लेकिन IMEC में तो सामान को पहले जहाज पर लादना होगा, फिर मिडिल ईस्ट के किसी पोर्ट पर उतार कर उसे ट्रेन पर रखना होगा। हाँ, वो ट्रेन कई देशों से गुजरेगी, फिर उसे वापस भूमध्य सागर में किसी जहाज पर लादना होगा। हर बार सामान चढ़ाने उतारने में जो समय और पैसा लगेगा, क्या वो स्वेज नहर से जाने से ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा? आपकी शंका बिल्कुल जायज है। लॉजिस्टिक्स की दुनिया में इसे ब्रेकिंग बल्क कहते हैं, और हर बार जब आप सामान को एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे पर शिफ्ट करते हैं तो लागत और देरी दोनों बढ़ती हैं। राइट। इसके अलावा जिन देशों से ये रेलवे लाइन गुजरेगी, वहां की भू राजनीति भी अक्सर तनावपूर्ण रहती है। लेकिन इसे स्वेज नहर के पूर्ण रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक बैकअप है। अच्छा, मतलब ऑल्टरनेटिव है। हाँ, जब स्वेज नहर में कोई जहाज फंस जाए या लाल सागर में तनाव हो, तब कुछ न होने से बेहतर है कि हमारे पास एक काम करने वाला वैकल्पिक रास्ता हो। समझ गए। और दस्तावेजों में एक और बैकअप प्लान का जिक्र है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या SPR, मतलब भारत का अपना आपातकालीन तेल भंडार, जो फिलहाल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। अब सुनने में तो ये संख्या बहुत भारी भरकम लगती है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि असलियत में ये कितने दिन का बैकअप है? अगर कल को हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो जाए, तो क्या ये रिजर्व हमें महीनों तक बचा पाएगा, या हम सिर्फ कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि अगर हम सिर्फ इस सरकारी भंडार की बात करें, तो ये भारत की वर्तमान तेल खपत को केवल 9 से 10 दिनों तक ही पूरा कर सकता है। सिर्फ 10 दिन? ये तो उनके मुंह में जीरे वाली बात हो गई। ये सच है कि ये बहुत कम है। इसीलिए दस्तावेजों में बताया गया है कि भारत इस भंडार को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा तेल रिफाइनरियों के पास अपना कमर्शियल स्टॉक भी होता है, जो मिलाकर हमें लगभग 60 से 70 दिनों का कुल बैकअप देता है। लेकिन देखिए, ये भंडार किसी स्थायी समाधान के लिए नहीं है। यह सिर्फ भारी झटकों से बचने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मतलब ये थोड़ा वक्त खरीदने के लिए है। बिल्कुल। ये संकट के शुरुआती दिनों में सरकार को कुछ मोहलत देता है ताकि कूटनीतिक या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।
मतलब हम हमेशा के लिए तेल स्टोर करके नहीं रख सकते। शायद इसीलिए दस्तावेजों में एनर्जी ट्रांजिशन यानी ऊर्जा परिवर्तन पर इतना जोर दिया गया है। अगर हम पेट्रोल डीजल की जरूरत ही खत्म कर दें तो हार्मोन्स का डर ही खत्म हो जाएगा। ये सबसे लॉन्ग टर्म और टिकाऊ समाधान है। भारत अपनी सप्लाई चेन में विविधता तो ला ही रहा है, लेकिन असली बचाव रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होने में है। राइट। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जितनी ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी और जितने ज्यादा उद्योग स्वच्छ ऊर्जा पर चलेंगे, मध्य पूर्व के चोक पॉइंट्स पर हमारी निर्भरता उतनी ही कम होगी। और इन सब के साथ एक कूटनीतिक लेयर भी काम कर रही है। दस्तावेजों में महासागर विजन का भी उल्लेख किया गया है। हाँ, महासागर विजन दरअसल हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की एक कूटनीतिक पहल है। इसका फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस है कि समंदर सबके लिए खुला रहे, सुरक्षित रहे और कोई भी एक ताकतवर देश इन व्यापारिक मार्गों पर अपना एकाधिकार ना जमा ले। यह क्षेत्रीय नौसेनाओं और मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का एक ऐसा प्रयास है जिससे संकट के समय एक साझा सुरक्षा ग्रिड काम कर सके। तो कुल मिला के बात यह है कि ये कोई एक रातों रात होने वाला फिक्स नहीं है। ये एक साथ वैकल्पिक रास्ते खोजने, आपातकालीन भंडार बनाने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये एक शतरंज के खेल की तरह है, जहां दांवों पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा लगी है और आपको अपनी हर चाल भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर चलनी होती है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये चोक पॉइंट्स सिर्फ भूगोल की किताबों में लिखे गए नाम या नक्शे पर खींची गई नीली लकीरें नहीं हैं। हाँ, एकदम सही कहा आपने। सुएज, मलक्का, हॉर्मुज ये वो नसें हैं जिनमें हमारी इस आधुनिक दुनिया का खून दौड़ता है। जब भी कोई संकरा समुद्री रास्ता किसी युद्ध, दुर्घटना या यहाँ तक कि सूखे के कारण बंद होता है, तो वो केवल खबरों की हेडलाइन नहीं है। उसका सीधा और क्रूर असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। वो असर गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत से लेकर बाजार में महंगी होती सब्जियों और किसानों के खेतों में डलने वाले खाद की किल्लत तक हर रूप में महसूस होता है। और कोई भी देश, चाहे उसकी कोस्टलाइन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इस वैश्विक जाल से अछूता नहीं है। इसीलिए इन समुद्री रास्तों की सुरक्षा सिर्फ मिलिट्री का काम नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी और सर्वाइवल का सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इन दस्तावेजों में दी गई जानकारी की लिमिट से थोड़ा बाहर जाता है। हमने आज की शुरुआत इस बात से की थी कि कैसे हमारी मॉडर्न हाईटेक दुनिया असल में इन पुराने और भौतिक समुद्री रास्तों की मोहताज है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि अगर भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग, लगातार पड़ने वाले सूखे और आए दिन के भू राजनीतिक तनावों के कारण ये प्राकृतिक और कृत्रिम चोक पॉइंट्स बार बार बंद होने लगें, तो क्या बड़े जहाजों पर टिकी हाइपर ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था ढह जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में दुनिया के देश दुनिया भर से सामान मंगाना छोड़कर एक बार फिर से केवल अपने स्थानीय संसाधनों पर निर्भर रहने को मजबूर हो जाएंगे? क्या इन चोक पॉइंट्स की कमजोरी हमें एक डी ग्लोबलाइज्ड दुनिया की तरफ धकेल रही है, जहां लोकल सेल्फ रिलायंस ही बचने का इकलौता रास्ता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। सुनते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।